Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. तो today we are going to see the third part of the breast cancer. So इससे पहले वाले part में हमने staging, clinical manifestations, diagnostic evaluations discuss किया था. Now we are going to see the management, prevention and complication of the breast cancer. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कैंसर मींस एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल. अगर वो ब्रेस्ट में हो रहा है सो इट इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल इनटू द ब्रेस्ट, दैट इज नोन एज ब्रेस्ट कैंसर. सो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम कीमोथेरेपी यानी कि ड्रग थेरेपी फॉलो करेंगे. सो कीमोथेरेपी में सबसे पहले हमारे पास टेमोक्सिफिन. सो टेमोक्सिफिन ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट. इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्पेशली इट इज गिवन टू द वुमेन्स हु आर हैविंग ईस्ट्रोजन थेरेपी. तो ईस्ट्रोजन थेरेपी जो वुमेन रिसीव कर रही हैं किसी न किसी रीजन की वजह से, उनमें कभी कदार ये हो सकता है कि ईस्ट्रोजन लेवल हाई हो सकता है ड्यू टू दी थेरेपी, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपको ईस्ट्रोजन कार्सिनोमा हो सकता है, ईस्ट्रोजन वाला कार्सिनोमा हो सकता है ब्रेस्ट में. ईस्ट्रोजन से कार्सिनोमा कैसे हो सकता है? एक तरह का हार्मोन है जो कि आपके बॉडी को फंक्शनल कराने में हेल्प करता है. मीनोपॉज के टाइम पे यानी कि जब आप 50 क्रॉस करते हो, 50 या 50 क्रॉस करते हो, तो उस टाइम पे आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड रुक जाता है, तो आपका ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाता है. मे बी उस टाइम पे ये थेरेपी दी गई हो जिसकी वजह से लेवल इसका हाई हो गया. सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपके अंदर के सेल्स हैं वो एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगते हैं. ईस्ट्रोजन अगर आपके अंदर हाई हो जाएगा तो कहीं ना कहीं के सेल्स पे इफेक्ट करेगा और वहाँ के सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एबनॉर्मली बढ़ने लगेगी. तो ईस्ट्रोजन को कह सकते हैं कि ईस्ट्रोजन वाले जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, टेमोक्सिफिन देनी होती है. इट इज अ एंटी ईस्ट्रोजन ड्रग. फंक्शन क्या है कि ये ईस्ट्रोजन के इफेक्ट को ब्लॉक करती है जहां पर ये ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा है और वहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स कर रहा है. नेक्स्ट है आपका माइफीप्रेस्टोन. तो माइफीप्रेस्टोन जो है ये एक तरह की ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल को डिक्रीज करती है. तो जब प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी कोई ले रहा है अगर, तो प्रोजेस्टेरॉन का भी सेम फंक्शन है कि वो कहीं ना कहीं जा कर के इन्फ्लुएंस करती है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स को. तो अगर कोई प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी ले रहा है और उसकी प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी की वजह से वो कैंसर डेवलप हुआ है तो हम एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग देते हैं, दैट इज माइफीप्रोस्टोन. ये क्या करता है, सेम चीज, ये प्रोजेस्टेरॉन को ब्लॉक करता है इफेक्टेड एरिया में. नेक्स्ट है आपका साइक्लोफॉस्फामाइड या साइक्लोफॉस्फामोड, दोनों सेम ही चीज हैं. तो ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है. नियोप्लास्टिक मींस होता है कैंसर सेल्स, ठीक है. तो ये एजेंट है जो कि कैंसर सेल्स के इफेक्ट को और उसके स्प्रेडिंग को कम करती है. इसके अंडर में और भी आते हैं बहुत सारे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, ये तीनों एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के अंडर में आ रहे हैं. नेक्स्ट है आपका डॉक्सोरोबासिन. डॉक्सोरोबासिन भी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये कैंसर सेल्स के डीएनए को डैमेज करती है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके थ्रू हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं, राइट. तो जब कैंसर सेल्स को डिवाइड ही नहीं होने दिया जाएगा तो कैंसर स्प्रेड नहीं होगा. तो डॉक्सोरोबासिन क्या कर रही है कि ये डीएनए पे अटैक कर रही है और कैंसर सेल्स को डिवाइड होने से रोक रही है. नेक्स्ट है आपका प्रीडेनाइसोलोन या प्रीडेनाइसोन, सेम चीज है. ये एक तरह की कॉर्टिकोस्टेरॉइड है. ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है. तो मैंने आपको बताया था कि अंदर जो है ब्रेस्ट के अंदर जो पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, जो पतली पतली वेन्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड होता है, जिनको हम कैपिलरी बोलते हैं, वो फट जाती हैं, अंदर रप्चर हो जाती हैं क्योंकि उन पे कैंसर सेल का दबाव पड़ रहा होता है, ठीक है. तो वो जब फट जाती हैं तो अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, पस फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. उस चीज़ को रोकने के लिए हमें प्रीडेनाइसोलोन देनी पड़ती है. दैट डिक्रीजेस दैट इन द इन्फ्लेमेशन जो कि आपके ब्रेस्ट में हो गया है. नेक्स्ट आ जाते हैं रेडिएशन थेरेपी. तो रेडिएशन थेरेपी में हम बहुत सारी रेज, लेजर वगैरह यूज करते हैं जिससे कि कैंसर सेल्स को हम डिस्ट्रॉय या श्रिंक कर सकें. तो दो तरह से हम रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं. एक है EBRT, दैट इज एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी. सेकेंड है आपकी ब्रैकी थेरेपी.
तो सबसे पहले एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये इमेज देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी जो मशीन्स आपको दिख रही हैं, ये मशीन है फॉर गिविंग एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। इसमें होता क्या है कि आपका जो भी एरिया लाइक जहाँ पर भी कैंसर है वो एक्सपोज किया जाता है अंडर दिस मशीन, और ये मशीन पूरे ब्रेस्ट में, मान लीजिए हम अभी ब्रेस्ट की अगर बात करें तो पूरे ब्रेस्ट में ये मशीन क्या कर रही है, पूरी रेडिएशन प्रोवाइड कर रही है, और जहाँ जहाँ पर भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं या कैंसर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर रही है। तो हाई डोज दिया जाता है क्योंकि ये काफ़ी दूर से दी जा रही है, आप देख सकते हो रेडिएशन दूर से दिया जा रहा है, तो इसका हाई डोज दिया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि पहले तो ये कैंसर सेल्स को छोटा करेगी, सिकोड़ेगी, और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। टाइम पीरियड इसका 2 to 10 वीक्स है, 2 से 10 हफ्ते तक ये रेडिएशन थेरेपी हम कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट है आपकी ब्रैकीथेरेपी। तो ब्रैकीथेरेपी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल थेरेपी। इंटरनल थेरेपी इसलिए बोला गया है इसे क्योंकि ये डायरेक्ट कैंसर सेल्स के ऊपर टच करके, इस रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, जो रेडिएटर होता है, ये हमारा रेडिएटर आप देख सकते हो, इसको हम डायरेक्टली टच करते हैं जहां पर भी कैंसर की साइट है। उसके बाद ये अपने रेडिएशन बीम से क्या करता है कि उन कैंसर पैड्स को या जो भी कैंसर बेड है, जितना भी कैंसर सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा, ये थेरेपी हम तब देते हैं जब हमें एग्जैक्ट साइट पता हो और हमें पता हो कि कैंसर के जो बेड है वो एक ही तरफ है, इधर उधर नहीं फैला है, तो हम ये थेरेपी देते हैं। साथ ही जब कैंसर सेल्स छोटे होते हैं तो हम ये थेरेपी देते हैं। जो हमारी ये वाली थेरेपी EBRT, ये हम बड़े कैंसर्स में देते हैं, और साथ ही साथ कैंसर अगर 2 जगह पे हैं, दोनों ब्रेस्ट में है, तो हम ये थेरेपी यूज़ करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। सो इसमें हमें डेफिनेट टारगेट पता रहता है कि कैंसर सेल कहाँ पे है, छोटा है, तब हम ये थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका सर्जरी। तो सर्जिकल मैनेजमेंट आपके बहुत सारे हैं, जैसा कि आपका लंपेक्टमी हो गया, मैस्टेक्टमी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपका लंपेक्टमी हो गया। तो टॉमी मीन्स होता है रिमूवल, हम सब जानते हैं दिस वर्ड मीन्स रिमूवल। तो लंप को हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले पार्ट में भी बताया है कि लंप क्या होता है। ये एक तरह का छोटा सा, कह सकते हैं कि टाइट स्वेलिंग होती है, एडिमा होता है, एक ब्रेस्ट पे या कहीं पर भी छोटा सा एडिमा होता है जो कि काफ़ी टाइट होता है, पेनलेस होता है, और ऊपर आपको दिखता है। तो वो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले से ही हम उसको हटा सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए लंपेक्टमी हम करते हैं, सिर्फ उतना ही एरिया रिमूव करते हैं कट करके जितना एरिया लंप के साथ होता है। नेक्स्ट है आपका मेस्टेक्टमी। टमी मीन्स होता है रिमूवल, मेस्ट मीन्स होता है ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट रिमूवल की ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कई तरह के ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्लीट ब्रेस्ट को भी रिमूव कर सकते हैं, पार्शियल ब्रेस्ट को भी रिमूव कर सकते हैं, दोनों ब्रेस्ट को रिमूव कर सकते हैं, या ब्रेस्ट का काफ़ी हद तक पार्ट रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पार्शियल मेस्टेक्टमी है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल मीन्स होता है हाफ। तो हाफ ब्रेस्ट को हम रिमूव करेंगे, मतलब फर्स्ट एक ब्रेस्ट के अंदर का आधा या आधे से कम पोर्शन हम रिमूव कर सकते हैं, दैट इज नोन एज पार्शियल मैस्टेक्टमी। इसके बाद आता है टोटल मैस्टेक्टमी, मीन्स कंप्लीट ब्रेस्ट को हम रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक ब्रेस्ट आपका इन्वॉल्व हो चुका है, मे बी आपकी 3rd स्टेज हो। उसके बाद एरिया रिमूव करते हैं, साथ ही साथ आपके लिम्फ नोड को भी रिमूव करते हैं। उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी। इसका मीनिंग ये है कि इसमें हम ब्रेस्ट की मतलब ब्रेस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट नहीं हम रिमूव कर रहे हैं, साथ ही साथ जो एक्जिला के लिम्फ नोड है जिसके अंदर कैंसर सेल्स जा चुके हैं, तो लिम्फ नोड को और ब्रेस्ट को दोनों को ही रिमूव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी। इसके साथ साथ अब देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एंजाइटी रिड्यूस करनी है। क्यों? क्योंकि पैनिक हो सकता है पेशेंट, कैंसर के नाम से ही पेशेंट पैनिक हो जाते हैं, हर कोई पैनिक हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि उनको एंजाइटी अटैक नहीं आना चाहिए।
उनकी मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्थ पे उनको क्या होगा, हार्म होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उनकी एंजाइटी को रिड्यूस करना है, उनको हेल्थ एजुकेशन देनी है रिगार्डिंग कैंसर सेल्स, देन एजुकेट करना है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो काफ़ी हद तक जब कीमोथेरेपी चलती है तो हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, तो आपके बाल झड़ने लगते हैं और आप गंजे होने लगते हैं। तो ये चीज़ पेशेंट को बहुत अफेक्ट करती है कि उसकी जो फिजिकल इमेज है, जो उसकी फिजिक है, मेंटली तो वो डिस्टर्ब है, अब वो फिजिकली भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है क्योंकि उसके बाल सारे झड़ गए हैं। तो आपको पेशेंट को ये बताना है कि ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट बालनेस उनको हो गया है, गंजापन हो गया है। जैसे ही वो ठीक होंगे उनके हेयर फॉलिकल्स दोबारा से निकलने लगेंगे और हेयर्स पहले की तरह हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एजुकेट अबाउट दी सर्जरी। अगर पेशेंट सर्जरी के लिए जाने वाला है या जाने वाली है तो पेशेंट को एजुकेट करना है कि सर्जरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू परमानेंट क्योर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। अगर वो सर्जरी करा लेते हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर से एकदम मुक्त हो जाएंगे और उन्हें दोबारा ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको इस तरह से उनको काम करना है और बोलना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेस्ट कंस्ट्रक्शन सर्जरी भी आती है, आप दोबारा से अपना ब्रेस्ट कंस्ट्रक्ट करा सकते हो और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी के बारे में भी आपको उन्हें बताना है। नेक्स्ट है आपका गिव डाइवर्जनल थेरेपी। तो आपको पेशेंट को आईपीआर मेंटेन करनी है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एंड पेशेंट से बहुत सारी इधर उधर की बात करनी है, वो बातें करनी है जिसमें पेशेंट इंटरेस्टेड हो, वो चीज़ें बोलनी है जिसको पेशेंट को सुन के थोड़ा सा कामनेस फील हो, थोड़ा अच्छा फील हो, जिससे कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को काम रख सके और टेंस ना हो। क्योंकि टेंशन की वजह से आपका कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है और स्ट्रेस हार्मोन किसी भी ट्रीटमेंट को इफेक्टिवली सेल्स तक नहीं पहुंचने देता। तो अगर ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता चला जाएगा तो पेशेंट जो है वो जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है वो उतना इफेक्टिव उस पर वर्क नहीं करेगा जितना करना चाहिए। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट कहीं डिप्रेस ना हो जाए ड्यू टू द कैंसर ट्रीटमेंट, ड्यू टू द बालनेस, ड्यू टू द सर्जरी। ठीक है, तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको देना है, टाइमली पेशेंट को एक्सप्लेन करते रहना है कि नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे और आपका कैंसर इतना डेंजरस नहीं है। आपको इस तरह से उसको काम करना है। नेक्स्ट है यूज कोपिंग स्ट्रैटेजीज। तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज पेशेंट को कोप अप कराना है। मान लीजिए आप देख रहे हो कि पेशेंट डिप्रेस होता चला जा रहा है, तो पेशेंट को बस पॉजिटिव चीज़ें बतानी है, हर एक चीज़ की जो भी वो यहाँ पे है उसका पॉजिटिव पॉइंट बताना है कि आप यहाँ पे एडमिट हो तो इसकी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जितनी जल्दी आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करा लोगे उतनी जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाओगे और हेल्दी हो जाओगे। सर्जरी का पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं, मेडिकल मैनेजमेंट के पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं, रेडिएशन थेरेपी के पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं, जिसके थ्रू पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उनका पॉजिटिव पॉइंट्स पे जाए और वो कोप अप कर सके। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन देनी है अबाउट दिस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड फॉलो अप। पेशेंट को बताना है कि कैसे आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो घर पे, और पेशेंट की फैमिली को भी ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर वगैरह जेनेटिक भी होते हैं, तो आगे के फ्यूचर के लिए उनको क्या करना है कि किस तरह से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है वो बताना है। फॉलो अप की इम्पोर्टेंस आपको बतानी है कि फॉलो अप कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर को विजिट नहीं किया, डॉक्टर के ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो आपकी प्रॉब्लम रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले देखो, एक्सरसाइज करोगे तो ओबेसिटी नहीं होगी, सब लिंक है एक दूसरे से। एक्सरसाइज करोगे तो ओबेसिटी नहीं होगी। एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, प्लस आपके अंदर फैट सेल्स कम होते हैं। फैट सेल्स बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो अंदर की सारे चीज़ों को हेल्दी नहीं रखने देते। फैट सेल्स का एक बहुत बड़ा लॉस ये है कि वो जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं करने देते हैं। तो फैट सेल्स की वजह से सिर्फ कैंसर नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अर्ली डिटेक्शन, टाइमली आपको अपने आप को डिटेक्ट कराना है। मान लीजिए आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको हर 6 मंथ में अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को लेकर के प्रिवेंट कर पाओ और अपने आप को फर्दर आने वाली चीज़ों से बचा पाओ।
हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर आप ले रहे हो तो अर्ली डिटेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि कभी-कभार ट्रीटमेंट के साथ-साथ चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एस्ट्रोजन की चाहे प्रोजेस्टेरॉन की आप ले रहे हो तो वो कभी-कभार एक्सेस हो जाएँगे आपकी बॉडी में और कैंसर हो सकता है आपको। नेक्स्ट है आपका ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक तरह का कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट है और एक तरह का प्रिवेंशन है जो कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से बचा सकता है, जैसे कि आपको दोबारा प्रेग्नेंट होने से 6 मंथ से पहले 1 ईयर से पहले आप प्रेग्नेंट नहीं होगे अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, 6 मंथ कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीड कराते हो तो। साथ ही साथ आपके ब्रेस्ट में कोई कैंसर नहीं बनेगा। इस चीज़ से भी आप प्रिवेंट हो सकते हो आराम से, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रूव हो चुका है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो वुमेन्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उनके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो लैक्टेशन के लिए काम करता है, यानी कि ब्रेस्ट को बाहर निकलवाने में हेल्प करता है। ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बनाने में हेल्प करता है और बाहर निकालने में हेल्प करता है। साथ ही साथ प्रोलैक्टिन का एक काम ये भी है कि जब वो इंक्रीज़ होता है तो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को इंक्रीज़ नहीं होने देता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब बहुत हाई लेवल पे होंगे तो वो कैंसर सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जब प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ है तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा और आपके अंदर कैंसर सेल्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं BSE, दैट इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो 3 तरह से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप कर सकते हो। सबसे पहले सिर्फ आपको असिस्ट करना है अपने आप को, कंप्लीटली अपने आप को असिस्ट करना है। तो जब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक मिरर के सामने स्टैंड होना है, खड़े होना है। एक बड़े से मिरर के सामने खड़े होना है जिसमें आपकी पूरी बॉडी एक्सपोज हो पाए। तो मिरर के सामने खड़े होने के बाद आपको स्ट्रेट खड़े होना है, जैसे कि स्ट्रेट खड़ी है, और आपको दोनों ब्रेस्ट के साइज शेप को देखना है, निपल को देखना है, उसके अंदर से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है और साइज तो नहीं चेंज हो रहा है, कुछ सब कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर आपको दोनों हाथ को अपने वेस्ट पे यानी अपने कमर पर रखना है। देन आपको देखना है कि एक्सिलरी एरिया में, इस एरिया में कोई चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं आपको, या आपको अब तो कोई शेप साइज में चेंजेस या निपल में चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं। देन आपको दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखना है, जिससे आपकी ये वाली मसल्स, चेस्ट मसल्स आपकी थोड़ी टाइट हो जाएंगी, आपकी एक्सिला की मसल्स थोड़ी टाइट हो जाएंगी, जिसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि अब कोई चेंजेस तो ब्रेस्ट में नहीं दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ इंस्पेक्ट करनी है, देखनी है। नेक्स्ट है आपका, अब आपको टच करके देखना है। तो सबसे पहले एक हाथ को ऊपर उठाना है, देन आपको राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट को पैल्पेट करके देखना है। स्ट्रेट पैल्पेट करना है, मतलब वर्टिकल एरिया में पैल्पेट करना है, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। देन हॉरिजॉन्टल में भी पैल्पेट करना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट, इस तरह से। देन सर्कुलेशन पोर्शन में भी पैल्पेट करके देखना है। पैल्पेट करने से आपको कई सारी चीज़ें पता चलेंगी। कोई लंब तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई टाइटनेस तो नहीं है, कोई गांठ सिस्ट तो नहीं पड़ी हुई है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई हार्डनेस तो नहीं है, टच करने से पेन तो नहीं हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सेम चीज़ आपको 3 तरह से करनी है। एक आपको हॉरिजॉन्टल एरिया, दूसरा आपको वर्टिकल एरिया और तीसरा आपको सर्कुलर पोर्शन में करना है। इसके बाद आपको लाए डाउन करना है, लेटना है। एक हाथ आपके हेड के नीचे होगा और दूसरे हैंड से आप क्या करोगे, ब्रेस्ट को पैल्पेट करोगे, और फिर सेम प्रोसीजर आप दूसरे हैंड से करोगे। फिर ये वाला हैंड अपने सर के नीचे रखोगे और इस हैंड से यहाँ पे पैल्पेट करोगे। सेम चीज़ इसमें भी आपको फॉलो करनी थी। पहले आपको इस हैंड से यहाँ पे पैल्पेट करना है, फिर इस हैंड से यहाँ पे पैल्पेट करना है। नेक्स्ट आपको खड़े होकर के पैल्पेट करके देखना है कि अब टाइटनेस तो नहीं पता चल रही है। स्टैंड करने से मसल की पोजीशन चेंज होती है, तो मे बी आप एनलार्जमेंट या टाइटनेस आपको फील हो रही हो। तो ये था हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स। अब आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो कॉम्प्लिकेशन में आपका आ सकता है कि सेल्फ इमेज डिस्टर्ब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। क्योंकि जब टोटल मैस्टेक्टमी आप कराओगे, ब्रेस्ट रिमूवल कराओगे, तो एक ही ब्रेस्ट उनके पास रह जाएगा, तो उनकी जो फिजिक होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो जिसकी वजह से वो बाद में डिप्रेस हो सकती हैं। इसके अलावा मेटास्टैसिस हो सकता है। मेटास्टैसिस मीन्स होता है फैलना। ब्रेस्ट कैंसर अगर फैलने वाला है तो वो इधर उधर के ऑर्गन में भी फैल सकता है। साथ ही साथ आपकी डेथ भी
होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, देन सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको मेरे एंड स्क्रीन पे इसके दोनों पार्ट दिख रहे होंगे तो तीनों पार्ट आप देखिए, आपको मेरे वीडियो जरूर अच्छे लगेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।